नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है। प्रैक्टिस नंबर 3 मूल विधि की इससे पहले हम 2 आपकी क्लासें कंप्लीट करा चुके हैं, जिसमें आपके लगभग 40 क्वेश्चन हम पूरे करा चुके हैं। एक क्वेश्चन में हम लोग 20 क्वेश्चन या 20 एमसीक्यू देख रहे हैं। T20 क्लास चल रही है आपकी, T20 सीरीज है भाई ये। और इसमें मैं लगभग आपके 100 से लगभग ये मान लो हाँ कि 100 सेट के आसपास कराने वाला हूँ। तो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अब इससे बाद में भी आपके लगभग 97-98 प्रैक्टिस सेट और भी आएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का वो देख लेते हैं। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और भाई वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दिया करो। ठीक है जी, चलिए। तो जमींदारी देन किसकी जमींदारी देन है? जमींदारी एक व्यवस्था थी जो बंगाल में शुरू की गई थी। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। बंगाल में जब आपका प्लासी का युद्ध हुआ और प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार प्राप्त किया। इसके अलावा फिर एक युद्ध हुआ आपका बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई? बक्सर का युद्ध हुआ था आपका 1764 में। और 1764 में बंगाल में 1765 में बंगाल में अंग्रेजों ने द्वैध शासन लागू किया और उसी के साथ साथ जमींदारी व्यवस्था भी लागू की गई थी। तो जमींदारी व्यवस्था अंग्रेजों की देन थी, जो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल में लागू की। ठीक है, इसमें क्या होता था? इसमें जमीन का मालिक एक व्यक्ति को मान लिया जाता था, जिसको ठेकेदार भी कह सकते हैं, और वो किसानों से लगान वसूल किया करता था, तो उसे बोलते थे जमींदारी व्यवस्था। तो ए सी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ये आपको इसमें बताना है भाई। चलिए जी, थोड़ा सा इसको कर लें। अधिकार का अस्तित्व की अगर बात करें तो अधिकार का जो अस्तित्व होता है, जहां पर अधिकार है वहां उपचार है। जहां अधिकार है वहां उपचार है, अर्थात अधिकार का अस्तित्व ही उपचार पर आधारित होता है। तो कुल मिलाकर अधिकार व उपचार दोनों आपस में संबंधित होते हैं। तो आंसर रहेगा इसका भी उपचार, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। चलिए जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करता है? बताओ भाई, कौन से मुकदमे से ये आपका जीवन का अधिकार जो है वो आया था? जीवन का अधिकार जो आया वो कौन से केस से या कौन से मुकदमे से आया था? संदर्भित है। ए में दिया गया है आपका मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, ये नहीं है। ये तो आपका मौलिक अधिकार और डीपीएसपी से संबंधित है। इसके अलावा रतलाम रतलाम बनाम वर्दीचंद, ये भी नहीं होगा। इसके अलावा ओलवा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, ये बिल्कुल सही है भाई। आपका बात है आपकी 1985 की। 1985 में क्या हुआ? फुटपाथ पर कुछ मजदूर सो रहे थे और उनको एक आपका गाड़ी वाले ने आकर उनको मार दिया गया, यानी या उनके ऊपर से गाड़ी उतार दी गई। कहां पर? फुटपाथ पर। जो रोड हाईवे होते हैं, हाईवे के पास पास में जो फुटपाथ होता है पैदल चलने के लिए, तो उस पर वे लोग सो रहे थे रात को और गाड़ी वाले ने उन पर गाड़ी उतार दी। तो इसको लेकर जो है आपका आर्टिकल 21 में इस चीज को शामिल किया गया मौलिक अधिकारों में कि भाई आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार है। आर्टिकल 21 के तहत जीवन का अधिकार इनको माना गया, किसको? राइट टू लाइवलीहुड, यानी कि जीवन के अधिकार में इसको शामिल किया गया कि फुटपाथ पर रहने वालों को भी जीने का अधिकार है। तो सी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये सूची वाला है, मिलान करना भाई। ठीक है, इसमें आपके कुछ मुकदमे दिए गए हैं तो और उनका आपको मिलान करना है, या किससे वे संबंधित है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ट्रोजन्स दे रखा है आपका। सबसे पहले दिया गया भाई कौन सा? ट्रोजन्स। एक मिनट में पहले इसमें पेन ले लूं और उसके बाद इनका मिलान करते हैं। अच्छा, ट्रोजन्स। ट्रोजन्स की अगर बात करें तो ये प्राधिकृत प्रोग्राम को प्राधिकृत प्रोग्राम की जगह जारी करता है, जारी करना है, इसी को बोलते हैं आपका ट्रोजन्स। चलिए ये तो सही हो गया। पहले का पहला है तो ए का ए कौन से वाले में? एक में रखा भाई, तो कुल मिलाकर सारे सही होंगे। सलामी आक्रमण। सलामी आक्रमण जो है वित्तीय प्रयोजनों के लिए हेराफेरी है। और डेटा डेडलिंग, ये अवैध या अनाधिकृत डेटा प्रवेश हो जाएगा इसका। और वेब जैकिंग का हो जाएगा बलपूर्वक किसी वेबसाइट को
कब्जे में लेना। तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फुटपाथ नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 है खाली खाली स्थान इसमें दिया गया है। एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं। तो किसका उपयोग जो है साइबर अपराधी सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं, ये आपको इसमें बताना है। तो देखिए ये दिया गया है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल जो दिया गया है। एक मिनट भाई, बिना पेन लिए इसमें दिक्कत हो जाती है। पेन ले लिया। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक जो है, इसी को माना गया है आपका क्या, साइबर अपराध, जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क को प्रतिबंधित या हैकिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा इसमें आपका ए ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो आया उसमें केवल 2 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 2 केवल उसमें अनुसूचियां दी गई है। उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 2। उसमें अनुसूचियों की संख्या 2 दी गई है। वैसे भारतीय संविधान में भी अनुसूचियां दी गई है, और भारतीय संविधान की अनुसूचियों की अगर मैं बात करूं तो मूल संविधान में 8 थी और अब उनकी संख्या 12 हो चुकी है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 66C के अधीन अपराध कारित करने पर कितने रुपए तक जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा? सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 66C के तहत अपराधी पर लगभग कितना जुर्माना लगाया जा सकता है, ये इसमें पूछा गया है। ए में है आपका 5 लाख, बी में दिया गया आपका 2 लाख रुपए, सी में है 5 लाख रुपए और डी में दिया गया 3 लाख रुपए। तो कितना होगा भाई? उस पर होता है भाई 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है, या फिर 3 वर्ष की कैद। मैंने आपको पीछे पढ़ाया था 3 वर्ष की कैद होगी, 3 वर्ष की कैद होगी, ठीक है, या फिर आपको 1 लाख रुपए जुर्माना देना होगा, या फिर दोनों भी आपके हो सकते हैं। 1 लाख जुर्माना या फिर दोनों भी लगाए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोनों भी लगाए जा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यदि कोई व्यक्ति सूचना तकनीक अधिनियम की धारा 66C का दोषी पाया जाता है तो उस पर कितना होगा? 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, या फिर उसे 3 साल की कैद होगी, या फिर दोनों भी लगाए जा सकते हैं। तो दोनों भी लगाए जा सकते हैं, ऑप्शन होगा आपका ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है। बताओ भाई क्या उपबंध किया गया है? विदेशी जो प्रमाणकर्ता हैं, विदेशी प्रमाणकर्ता जो हैं उनको लेकर जो प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किए गए हैं, कितने किए गए हैं, क्या किया गया है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए भाई विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता को लेकर धारा 19 में प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा में? धारा 19 में इस चीज का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा भाई, धारा 19 में इनका प्रावधान, इनके बारे में प्रावधान किया गया है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 19A जो है, 19 खंड ए में इस बात का जिक्र किया गया है कि विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता क्या होगी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में ही इसके बारे में उल्लेख किया गया है। चलिए भाई इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या है, ये आपको इसमें बताना है। देखो भाई इसके अनेक उद्देश्य हैं, तो इनमें से कुछ देख लेते हैं कौन कौन से इसके उद्देश्य होंगे जो दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मान्यता प्रदान करना, बिल्कुल बात सही है। इनके इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य जो होता है, जो है इलेक्ट्रॉनिक जो कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो व्यापार होता है उसको मान्यता प्रदान करना है। सरकारी अधिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना सुकर बनाना, ये भी इसका कार्य है। संसूचना और सूचना के भंडारण के कागज आधारित तकनीकों के अनुकूलकों के उपयोग को विधि मान्यता प्रदान करना भी इसका कार्य है। तो कुल मिलाकर सारे आपके सही हो जाएंगे, डी आंसर इसमें हो जाएगा भाई। ये सारे उद्देश्य हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक विधियों की क्षेत्र को सीमित किया गया है? जी आर्टिकल 22 की अगर मैं बात करूं तो गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है भाई, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो दिया गया है, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में
संरक्षण दिया गया है किसमें, आर्टिकल 22 में। इसके बाद इसने पूछा भाई आर्टिकल 22 के खंड 4 और खंड 7 में संशोधन कर निवारक विधियों क्षेत्र को सीमित कर दिया गया। निवारक विधियां जो क्षेत्र है उनको कुछ सीमित कर दिया गया। मैंने आपको लिखाया था कि पहले आपका किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके 4 माह तक, सॉरी किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक गिरफ्तार करके रखा जा सकता था जो विदेशी नागरिक होते थे, शत्रु विदेशी नागरिक। लेकिन बाद में क्या किया गया इसमें, बाद में कर दिया गया इसमें 2 माह का, 2 माह का प्रावधान कर दिया गया। तो कौन से में क्या गया था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था भाई। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1978 में हुआ। 1978 में हुआ। इस समय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। गैर कांग्रेसी सरकार आई थी पहली बार देश में, जनता पार्टी की सरकार। तो जनता पार्टी की सरकार में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वें संविधान संशोधन में ही संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त किया गया था, यानी कि आर्टिकल 31 को। चलिए ये अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कब बना। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1982 की अगर मैं बात करूं तो ये 27 दिसंबर 1980 को इसका गठन किया गया था भाई। 27 दिसंबर 1980 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का गठन कब किया गया, 27 दिसंबर 1980 को। बात करें इसकी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये पूरे भारत में लागू होता है। एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जो है 1980, ये वर्तमान में पूरे भारत में लागू है, यानी कि जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इसके अलावा बात करें इसमें धाराएं कितनी है, तो इसमें कुल धारा की अगर बात करें तो 18 धाराओं का इसमें निर्माण किया गया है। धारा कितनी है भाई, 18 धारा है इसमें आपकी 18 धारा देखने को मिलती है, जिनके अलग अलग महत्व दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन को पढ़िए भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपका दिया गया है क्या, जहां किसी कारणवश शंका पैदा हो जाए, जहां एक आपका कथन दिया गया है, जहां किसी शंका का मतलब होता है अनुमान, ठीक है, जहां किसी कारणवश शंका पैदा हो जाए या संदेह पैदा हो जाए कि अभियोजन के लिए अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय, राज्य या किसी अन्य अधिकारी में से किसके द्वारा ली जानी चाहिए, किसके द्वारा ली जानी चाहिए, वहां ऐसी मंजूरी दी जाएगी। जहां किसी भी कारणवश शंका पैदा हो जाए कि अभियोजन के लिए अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय या राज्य या किसी अन्य अधिकारी में से किसके द्वारा ली जानी चाहिए, तो वहां ऐसी मंजूरी दी जाएगी। किसके द्वारा ऐसी मंजूरी दी जाएगी, ये इसमें कहा गया है। लोक सेवक को हटाने वाले किसी भी प्राधिकारी द्वारा, जी नहीं। लोक सेवक को पदच्युत करने वाले किसी प्राधिकारी द्वारा नहीं। लोक सेवक के भ्रष्टाचार की जांच करने वाले प्राधिकारी द्वारा नहीं दी जाएगी। उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना तथा कथित या अभिकथित है, यानी कि जिस समय अपराध किया गया है उस समय जिसको ये पावर थी, उसको हटाने की पावर, वही उसको जो है आदेश दे सकता है, निर्देश दे सकता है या फिर उसको हटा सकता है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है जी आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं भाई क्या इसमें दिया गया है। चलिए तो पढ़िए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी। तो राष्ट्रपति ने इसको अनुमति कब दी, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 पारित हुआ संसद में। उसके बाद अनुमति राष्ट्रपति की इसको कब दी गई, तो 9 सितंबर को दी गई थी भाई। कब दी गई, 9 सितंबर को राष्ट्रपति के द्वारा इसे अपनी सहमति दी गई। 9 सितंबर 1988, 9 सितंबर 1988 को राष्ट्रपति के द्वारा इस अधिनियम को, इस कानून को, इस एक्ट को अपनी अनुमति दी गई थी। तो 9 सितंबर कब बैठेगा भाई, ये आपका 10-12-9 सितंबर, 9/9/1988। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो और इसका आंसर बताओ, क्या इसका आंसर हो सकता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया गया है वो आपका ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर हस्तांतरित की जाती है, यानी कि कोई ऐसा सौदा जिस पर संपत्ति हस्तांतरण यानी संपत्ति ट्रांसफर की जा रही हो किसी के नाम पर, तो उससे संबंधित ये मुकदमा होगा। और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, तो वह सौदा क्या कहलाता है। मान लो एक व्यक्ति, ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम पर स्थानांतरित की जाती हो।
मान लो कोई सौदा है, कोई जो है आपने एग्रीमेंट किया है या बैनामा किया है। एक मिनट भाई, कोई भी ऐसा सौदा जिसमें मान लो संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर दी गई हो और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, तो वह सौदा क्या कहलाता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो वो सौदा कहला जाएगा बेनामी लेन देन। बेनामी लेन देन के नाम से उसको जाना जाता है कि बैनामा कर दिया भाई, ठीक है, दूसरे के नाम पर क्या कर दिया, बैनामा कर दिया गया है। तो बैनामी संपत्ति, ठीक है, बैनामी संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है जिसमें कीमत किसी और ने चुकाई हो और नाम किसी दूसरे और व्यक्ति के हुआ हो, नाम किसी दूसरे व्यक्ति के हुआ हो। यह संपत्ति पत्नी, बच्चों या किसी रिश्तेदार के नाम पर खरीदी होती है। जिसके नाम पर ऐसी संपत्ति खरीदी गई होती है उसे बैनामादार कहा जाता है। मान लो जो पैसा मैं दे रहा हूँ, पैसा मैं दे रहा हूँ, बैनामा किसी और ने किया और बैनामा किसी और के नाम से मैंने करा दिया, अपने बच्चों के नाम, पत्नी के नाम, रिश्तेदार के नाम करवा सकते हैं, तो उसको बैनामी लेन देन के नाम से कहा जाता है या बैनामादार के नाम से कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। वर्तमान आयकर अधिनियम लागू हुआ। तो वर्तमान में जो आयकर अधिनियम है, आयकर एक्ट जो है, वो कब लागू किया गया था, ठीक है। तो वर्तमान आयकर अधिनियम जो है वो आपका 1 अप्रैल 1962 ईस्वी में लागू किया गया था भाई। कब? 1 अप्रैल 1962 ईस्वी। तो 1 अप्रैल 1962 ईस्वी को इसको लागू किया गया। 1 अप्रैल 1962 ईस्वी को लागू किया गया। जबकि बात करें कि ये एक्ट आया कब था, तो ये एक्ट आया था 1961 में। ये एक्ट 1961 में संसद में आया, एक्ट 1961 में संसद में आया, लेकिन पास हुआ आपका कब, लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 1962 को। तो 1 अप्रैल 1962 को इसको लागू कर दिया गया था। तो 1 अप्रैल 1962 आ जाएगा आपका ए ऑप्शन में। जबकि है ये क्या, आयकर अधिनियम 1961। इसको आयकर अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। आयकर अधिनियम 1961 के नाम से जाना जाता है। 1962 में इसको लागू कर दिया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 सूचना का अधिकार, आरटीआई अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है। मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सूचना का अधिनियम कि आपका सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया, इससे पहले भी आए थे इसके क्वेश्चन, और शायद पहले ही सेट में मैंने आपको कराए थे कि 30 दिन से अधिक नहीं होंगे, 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को इसमें अपील करनी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। बात करें कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो आया था वो आया भाई कब, 2005 में। 2005 में आया था, ठीक है। और अगर बात करें आपको सूचना प्राप्त करने का अधिकार किस धारा के अनुसार है, तो धारा 19 ए, धारा 19 ए कह सकते हैं, या फिर धारा 19 1 भी इसको कहा जा सकता है। धारा 19 1 भी इसको कहा जा सकता है, दोनों ही से रहेंगे, ठीक है। तो ये आपकी धारा है और इसको लागू किया गया 2005 में, और 30 दिन के अंदर अंदर आपको सूचना के लिए अपील इसमें करनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे क्या कहा जाएगा, उसको क्या कहा जाएगा भाई, उसको कहा जाएगा आपका मानित अस्वीकृति। मानित अस्वीकृति के नाम से उसको जाना जाता है, मानित अस्वीकृति। मान लो आपने सूचना मांगी, आपने किसी भी क्षेत्र के बारे में कोई काम करवाया या काम किया और आपने उसके लिए एप्लीकेशन डाल दी, आपने सूचना मांगी और सूचना अधिकारी आपको सूचना नहीं दे पा रहा 30 दिन के अंदर, ठीक है भाई, 30 दिन के अंदर सूचना नहीं दे पा रहा, तो उसे कहा जाएगा मानित स्वीकृति, वो सॉरी अस्वीकृति, मानित अस्वीकृति। देखिए सूचना का अधिकार अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया मैंने आपको कि कब आया, 2005 में आया, 2005 में आया। और इसकी धारा, इससे पहले 19 के बारे में चर्चा की, अब करते हैं धारा 7 खंड 2। धारा 7 खंड 2 के अनुसार यदि, ठीक है, लोक सूचना अधिकारी आपको सूचना देने में असमर्थ है या सूचना नहीं दे पा रहा है तो उसे मानित अस्वीकृति माना जाएगा या कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, मानित अस्वीकृति इसको कहा जाएगा, ठीक है, ठीक है भाई। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, डी। डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया आपका सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी है। सूचना का अधिकार
किस राज्य में प्रभावी है? देखिए, वर्तमान में भारत का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू ना हो। तो वर्तमान में ये अधिकार अधिनियम या सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये सभी राज्यों में लागू है। उत्तर प्रदेश में भी लागू है, बिहार में भी लागू है, जम्मू कश्मीर में, यानी कुल मिलाकर वर्तमान में जो 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 36 के 36 क्षेत्रों में ये लागू है भाई। तो डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। डी आंसर सही होगा। ठीक है, सभी राज्यों में लागू है, संपूर्ण भारत में इसको लागू कर दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की इसके अंतिम होने के कितने समय से पूर्व मुद्रित की जाएगी? बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो दिया गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट जो होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, इसके अंतिम होने के कितने समय पूर्व मुद्रित की जाएगी, यानी कि प्रिंटेड कर दी जाएगी। तो भाई देखिए, इसके मुद्रित अंतिम होने, इसके अंतिम होने के कितने समय पहले इसको मुद्रित या प्रिंटेड कर दिया जाता है या आपको उसको छाप दिया जाता है। तो ये छापा जाएगा भाई 1 माह पहले। 1 माह पहले इसका आ जाएगा 1 मंथ। इसका सही आंसर होगा 1 माह पहले। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है, इसकी एक धारा दी गई है जिस धारा में कहा गया है कि सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही, यानी कि नियमानुसार की गई कार्यवाही संरक्षण का प्रावधान करती है। तो आपकी धारा है 38। धारा 38 में ये कहा गया है, एक मिनट भाई, धारा 38 जो है, धारा 38 में कहा गया है यदि कोई लोक सेवक मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत और धारा 38 के तहत सद्भावना पूर्वक यानी कि नियमानुसार कोई कार्यवाही करता है तो उसे आपका उसमें उसकी कोई गलती नहीं होगी, यदि अपराधी को कोई ठेस वगैरह या नुकसान भी होता है तो कुल मिलाकर आपका संरक्षण प्रदान किया गया है लोक सेवक को धारा 38 में। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत या एक्ट के तहत धारा 38 में। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए, तो ये थे भाई आपके आज के 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज तो बहुत जल्दी ही जो है क्लास भी जल्दी करा दी मैंने। ठीक, चलिए जी। तो यदि आप लोगों ने भाई एक तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, और भाई आपका एग्जाम की अगर मैं बात करूं, देखिए एग्जाम फार्म अभी आपके चल रहे हैं और लगभग 12 सितंबर या 9 से 12 सितंबर के आसपास की कोई डेट है जो लास्ट डेट है, उसमें आपको उसी डेट के बीच का जो फॉर्म आया है अभी उसी का तो आपका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास, ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके नए मांग रहे हैं बिल्कुल इसमें। इसके अलावा पहले डिग्री की जो है डिग्री भी दी गई थी कि आपको इस स्नातक की डिग्री भी उसमें लगानी है, लेकिन अब अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो आप स्नातक का क्या लगा सकते हैं, मार्कशीट भी लगा सकते हैं, उसके आधार पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है भाई, और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम आपका नवंबर, दिसंबर या जनवरी के आसपास कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। अभी डेट आई नहीं है, डेट आपके लगभग वही दिसंबर या जनवरी के आसपास ही इसकी डेट रहने वाली है, क्योंकि उससे पहले तो होने की कोई संभावना नहीं। चलिए आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। नमस्कार।